नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 में हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे रुक करते हैं सुर्खियों का न्यूज़ एट 10 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का करेंगे उद्घाटन। नाथ प्रभु कैंपगौड़ा की 108 फुट की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। तमिलनाडु के दौरे पर पीएम मोदी आज डिंडीगुल के पास गांधी ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। संस्थान के छात्रों में पीएम मोदी के दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कंबोडिया यात्रा पर रवाना। आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए कल होगा मतदान। 412 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को किया ढेर। इलाके में तलाशी अभियान जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूसी सेना के खेरसान से पीछे हटने के बाद यूक्रेन का बड़ा दावा। 41 बस्तियों को मुक्त कराने के लिए देश के दक्षिण भाग में। और प्रधानमंत्री इस वक्त वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंच गए हैं। आइए आपको सीधे चलते हैं वहां पर। हम जिस तरह से बता रहे हैं कि दक्षिण भारत के 2 दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री। इस वक्त वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। हम जानते हैं कि वंदे भारत तमाम सुविधाओं से लैस इंडिजिनियस यानी कि आत्मनिर्भर भारत की एक बेहतरीन बानगी मेक इन इंडिया के इस वक्तव्य को मजबूत करती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस आप देख रहे हैं तस्वीरें। इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे प्रधानमंत्री। बेंगलुरु में है और ये देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। दक्षिण भारत में इस तरह की ये पहली ट्रेन है। तो जिस तरह से वंदे भारत अपनी गति, सुरक्षा, बेंगलुरु में देख रहे हैं वंदे भारत के इस सफर पर खुद प्रधानमंत्री इस वक्त ट्रेन में मौजूद हैं। दक्षिण भारत का 2 दिवसीय ये दौरा है और इसे कुछ देर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जब हम बात करते हैं कि किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, तमाम जो मॉडिफाइड वर्जन्स हैं, मॉडर्न तकनीक आपको यहाँ पर मिलेगी। और सबसे अहम बात यह है कि सभी कुछ जो है वो मेक इन इंडिया के इस वक्तव्य को और मजबूत करता हुआ वंदे भारत एक्सप्रेस, जहां तक हम गति की बात करते हैं, गतिशील, सुरक्षित और साथ ही साथ एक आपको वर्ल्ड क्लास जो यात्रा का एक्सपीरियंस होता है उसे आप तक मुहैया कराएगी। हालांकि सेमी हाई स्पीड ट्रेन हम इसको मानते हैं और इसको डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग या तमाम जो इसके मॉडिफाइड वर्जन्स या और उन्नत तकनीक जो है वो भारत में ही निर्मित की गई है। तो दक्षिण भारत के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। और अभी कुछ देर में इसी वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो कि चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसी ट्रेन की सौगात मिलने वाली है बेंगलुरु वासियों को। देश की 5वीं, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, जिसकी शुरुआत आप देख सकते हैं। ये ऐतिहासिक पल जिसके साक्षी हम बन रहे हैं। इसे हरी झंडी दिखाएंगे अभी कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके साथ ही कुछ देर में भारत गौरव काशी जो ट्रेन है उसको भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप में सुगमता के लिहाज से काफ़ी अहम, और जब हम बात करते हैं कि एक
एक्सपीरियंस यात्रा का सुगम बनाता हुआ। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस को 5वीं ट्रेन दक्षिण भारत के लिए झंडी दिखाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस, देश की 5वीं दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर की जो कनेक्टिविटी है, आप देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां मौजूद हैं। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से वंदे भारत गतिशीलता को आगे बढ़ाती हुई, और ये जब पटरी पर वंदे भारत चलती है तो कहीं ना कहीं देश की आर्थिक व्यवस्था की एक मजबूत तस्वीर आप देख सकते हैं। तो वंदे भारत चल पड़ी है, देश की 5वीं दक्षिण भारत की पहली ट्रेन वंदे भारत, जिसे हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, साथ उनके मौजूद थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और बता दें कि चेन्नई मैसूर वंदे भारत का जो ट्रायल रन चेन्नई के एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ था। तो दक्षिण भारत के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री ने दिखाई है हरी झंडी। यात्रा का एक ऐसा अनुभव जो साफ तौर पर ये दर्शाता है कहीं ना कहीं भारत का कद, जब हम कनेक्टिविटी के लिहाज से बात करते हैं, मॉडर्न ट्रेन्स की बात करते हैं, उसमें लगातार बढ़ता हुआ। और ये जो तमाम वंदे भारत ट्रेन्स हैं जानी जाती हैं अपनी स्पीड के लिए, तो ख़ास तौर पर यात्रा को आरामदायक और गतिशील बनाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो IRCTC की तरफ से, सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया का जो अभियान है उसे मजबूती दी जा रही है। वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया की कामयाबी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और वो बेहतरीन उदाहरण इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी भी राज्य तक पहुंचने की बात करते हैं, कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से इस तरह की ट्रेन जो है जिसे सौंपा गया है बेंगलुरु की जनता को, वो सबसे अहम। तो वंदे भारत ट्रेन देश की जो पहली थी वो 15 फरवरी को चलाई गई थी दिल्ली कानपुर वाराणसी के रूट पर, और ये 5वीं है जिसे प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाई है। और मेक इन इंडिया कामयाबी का एक बेहतरीन उदाहरण चेन्नई मैसूर वंदे भारत का ट्रायल रन जो था, मैंने आपको बताया कि चेन्नई के एमजी रामचंद्रन स्टेशन रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ। इसका जो ट्रायल रन का वीडियो है उसे भी ट्विटर पर पोस्ट किया गया था। तो ये ट्रेन जो है किस तरह से यात्रा के अनुभव को काफ़ी बेहतरीन बनाती है, वो हमने बाकी जो ट्रेन्स चली उनमें देखा। और अब क्योंकि ये 5वीं है तो हम मान सकते हैं कि लगातार आत्मनिर्भरता के साथ मेक इन इंडिया के इस मिशन को और ज़्यादा मजबूत करती हुई। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 की अगर बात करें तो लाल किले की प्राचीर से ये ऐलान किया था कि अगले साल तक सरकार की ये योजना है कि 75 शहरों को सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है यानी कि वंदे भारत उससे जोड़ना है। तो उस लिहाज, उस क्रम में, उस चरणबद्ध तरीके से अपने कार्य को सरकार करती हुई प्रतिबद्धता के साथ। और वंदे भारत के बारे में जिस तरह से हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, आप अश्विनी वैष्णव बताते हुए, हमने कई बार देखा कि खुद प्रधानमंत्री ने भी इस तरह ट्रेन में सफ़र करके जो तमाम वहाँ उसको बनाने वाले लोग हैं उनसे भी उनके अनुभव साझा किए हुए हैं, जो उसमें यात्रा करते हैं उनसे भी उनके अनुभव साझा किए हुए हैं। तो रेलवे बोर्ड सरकार इसी योजना पर कि भाई 75 से ज़्यादा ट्रेन चलाई जाएंगी, जोड़ा जाएगा एक राज्य से दूसरे राज्य को, इस पर तेज़ी से रेलवे बोर्ड काम कर रहा है, त्वरित कार्रवाई कर रहा है, आप देख सकते हैं। और ये दूसरा कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन, इसको भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। यानी कि यहाँ से ये ट्रेन काशी के विभिन्न स्थानों का दर्शन का अनुभव लोगों को करवाएगी। तो उस लिहाज से भी आज का दिन काफ़ी अहम कर्नाटका वासियों के लिए कि कैसे भारत गौरव दर्शन के अंतर्गत इसे चलाया गया है। और ये वानगी है उस संस्कृति को, उस सभ्यता को, उस लोक संस्कृति को आपस में जोड़ते हुए कैसे सीधे दक्षिण से काशी तक का सफ़र भारत गौरव काशी दर्शन इस
ट्रेन की वजह से, और इसे भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हुए। तो कैसे, ख़ास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बात की वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, और वहीं अब कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन किस तरह से भारत के गौरव को बढ़ाते हुए, क्योंकि जब हम बात करते हैं भारत की, एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अनुभव को और चरितार्थ करेगी ये कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, जो सीधा आपको दक्षिण भारत से, प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन को, और ये हरी झंडी दिखाना इस बात का प्रतीक है कि आर्थिक प्रगति के और साथ ही साथ कनेक्टिविटी के पथ पर चलती हुई कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन, जहां आप दक्षिण भारत से सीधे चलते हैं काशी की तरफ। तो 2 दिन के दौरे पर हैं, दक्षिण भारत के दौरे पर है प्रधानमंत्री, और हरी झंडी दिखाते हुए कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन को। देखिए, दक्षिण भारत से सीधा आपको काशी के घाटों तक, काशी के दर्शन और गौरव यात्रा पर एक उस अस्मरणीय अनुभव पर लेकर चलेगी ये ट्रेन, जिसका अंदाज़ा लगाना हम यहीं से सोच सकते हैं कि आपको तमाम वो नज़ारे देखने को मिलेंगे जिस तरह से इसे तैयार किया गया है। तो आज का दिन काफ़ी अहम कर्नाटक वासियों के लिए, एक उन्हें चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई वो मिली, और दूसरा काशी दर्शन की अगर बात करें तो उस लिहाज से केसीआर रेलवे स्टेशन से भारत गौरव काशी यात्रा, भारत गौरव काशी यात्रा यानी कि कैसे भारत के गौरव को प्रतिबिंबित करती हुई ये ट्रेन उसकी संस्कृति और उसकी मिट्टी की खुशबू से तमाम जो दक्षिण वासी हैं, जिनको आप समझ सकते हैं कि भाई उत्तर दक्षिण इसीलिए कहा जाता है कि दूर है, उसकी दूरी को कम करते हुए मन के जो हम कैसे मन के भावों को एक साथ समेटते हुए इस भारत गौरव काशी ट्रेन में जो तमाम लोग वहाँ सवार हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही हम कह सकते हैं रोमांचक, उत्साहित और एक हमेशा की तरह याद रखने का पल उनके लिए होगा। भारत गौरव योजना, अब भारत गौरव योजना के तहत जो है इस ट्रेन को चलाया गया है ताकि भारत के उन तमाम जगहों पर जहाँ से संस्कृति की मिट्टी की खुशबू आती है वो तमाम लोगों के जहन तक पहुँचे। और भारत गौरव जो ये हम कह सकते हैं ट्रेन है, कहीं ना कहीं ये इस बात का भी एहसास कराती है जब हम भारत के विभिन्न उन सांस्कृतिक केंद्रों का जिक्र करते हैं जिनसे हमारा जुड़ाव, जिनसे हमारा लगाव कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि भारत के भले ही अलग अलग राज्य रहे हैं, अलग अलग भाषाएं हम बोलते हैं, मूल भावना एक ही है, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस मूल भावना की अगर हम बात करें, इसको चरितार्थ करती हुई ये ट्रेन। तो काशी विश्वनाथ की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि IRCTC ने पहले भी चलाया, काशी विश्वनाथ से जगन्नाथपुरी तक चलेगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। और ये प्रधानमंत्री ने जिन दोनों ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाई, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैसे अगर वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जाए तो स्पीड के लिहाज से तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं आपको वहाँ मौजूद मिलेंगी, यानी एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो वंदे भारत से बड़ा कोई उदाहरण नहीं। वहीं अगर हम भारत गौरव गाथा की बात करते हैं, उन तमाम सांस्कृतिक केंद्रों से दक्षिण भारत को कहीं ना कहीं जोड़ती हुई, काशी से जोड़ती हुई जो ये ट्रेन चलाई गई है, ये अपने आप में यात्रा का एक सुखद अनुभव कर्नाटक वासियों को प्रदान करती हुई। आगे भी प्रधानमंत्री के कई अहम कार्यक्रम आज यहाँ पर हैं दक्षिण भारत में, एक के बाद एक जब जिस तरह से कार्यक्रम आएंगे हम आपको जानकारियाँ देंगे। लेकिन इन ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाने से पहले बेंगलुरु पहुँचने पर पीएम ने सबसे पहले विधान सौध में संत कवि श्री कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की जो मूर्तियां हैं उन पर माल्यार्पण किया। आइए देखते हैं, पुष्पांजलि अर्पित किया। आइए देखते हैं तस्वीरों में किस तरह से पुष्पांजलि अर्पित की गई। तो आप देखिए, ये कनकदास जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री का हमेशा से एक बहुत जुड़ाव रहा है उन तमाम संतों के प्रति जिन्होंने समाज के उत्थान में योगदान दिया। महर्षि वाल्मीकि
की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करते हुए। हमेशा से प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता, ये कर्तव्य परायणता रही है कि किस तरह से संत समाज जो कहीं ना कहीं भारतीय समाज में अच्छे उत्कृष्ट कामों के साथ लोगों के लिए काम करने के लिए तमाम ये संत जाने जाते हैं, तो अगर किसी भी रूप में उन्हें याद किया जाता है उसके लिए प्रधानमंत्री हमेशा से प्रतिबद्ध। तो कनकदास जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जब दोनों ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाई गई थी उससे पहले की तस्वीरें आपके समक्ष डीडी न्यूज़ के माध्यम से हम लेकर आए हैं। और प्रधानमंत्री का स्वागत देखिए आप, ये जो प्रधानमंत्री का एक अलहदा अंदाज है कि देखिए पब्लिक जो है वो आम जनता हाथ हिलाकर अभिवादन करती हुई और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, तो प्रधानमंत्री भी उनको उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हुए आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। छोटा सा रोड शो इसको मान सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पर उस प्यार, उस अभिवादन, उस इन भावनाओं से अभिभूत होते हुए आप देख सकते हैं। और ये दो तरफा है, जिस तरह से वो खुद अपने आप को प्रधान सेवक मानकर जनता से प्यार करते हैं, जनता भी उनको उतना ही ज़्यादा सम्मान प्यार करती है। और ये उसकी बानगी आप देख सकते हैं, हर उम्र वर्ग के लोग देखिए, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, युवा भी हैं। और यही दर्शाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, सहजता से, सरलता से सबके अनुभवों को सुनते हैं, ये उसी की बानगी कि वो उनका जो व्यक्तित्व है वो उनको बेहद अलहदा बनाता है। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है न्यूज़ 10 में। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु का भी वो दौरा करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं दक्षिण भारत के। PM दोपहर करीब 3:30 बजे तमिलनाडु के डिंडीगुल के पास गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में 2018-19, 2019-20 बैच के 2300 से अधिक छात्र डिग्री प्राप्त करेंगे। गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान परिसर में स्थित गांधी संग्रहालय अपने इतिहास के लिए जाना जाता है और गांधीवादी इतिहास को समेटे हुए है। यहाँ पुस्तकालयों में अश्वेतों के गांधी कहे जाने वाले मार्टिन लूथर किंग भी गांधी जी के बारे में अध्ययन करने आए थे। कितना रोचक है देखिए ये। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर संस्थान के छात्र उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। और गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के कुलपति गुरप्रीत सिंह से बात की हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने। हमारे साथ हैं गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के कुलपति महोदय गुरमीत सिंह जी, और कल प्रधानमंत्री कॉन्वोकेशन जो 36 कॉन्वोकेशन प्रोग्राम है उसको संबोधित करेंगे, लोगों को विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित करेंगे। गुरमीत सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का दौरा ये अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रखता है। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, ये जो विश्वविद्यालय है गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, क्योंकि ये शुरू हुआ था गांधी जी के डायरेक्शन पर। हर तरफ लोगों ने इसमें आके स्टडी किया। उन्होंने बहुत मेहनत करके हर एरिया में यहाँ स्टडी करके और विदेशों में भी गए और अच्छे अच्छे जॉब्स लिए। इस एरिया में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई, इसलिए। और फिर रूरल इंस्टीट्यूट होने से जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है खेती बाड़ी की, उसमें भी सोसाइटी ने और यूनिवर्सिटी ने मिल के इसको बढ़ाया। ज़मीन की एनालिसिस की, धरती में क्या तरह का बीज होना चाहिए, किस तरह के फर्टिलाइज़र होने चाहिए, और रेगुलर गाइडेंस इन्होंने फार्मर्स को दिया, किसानों को। उससे इस इलाके में बहुत डेवलपमेंट हुई और जिसकी ज़रूरत थी वो फसलें यहाँ पर उगाई गई। और टोटल अगर आप देखें तो बड़ा बहुत अच्छा एक इसमें डेवलप हुआ है एग्रीकल्चर सेंटर। आपने बताया सर कॉन्वोकेशन हमारा रेगुलर प्रोग्राम है, लेकिन कोविड के चलते 2 या 3 साल 2 साल नहीं हुआ।
उस मायने में सर प्रधानमंत्री का दौरा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रधानमंत्री का डिग्रियां लोगों को देंगे। मेरे समझ से 2300 से ऊपर आपने बताया कि 2300 से अधिक विद्यार्थियों को ये डिग्रियां प्रदान की जाएगी। देखिए, मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत देश को विश्व के पटल पर ला दिया है। अब हम जो भी कहते हैं पूरा विश्व में सुनता है। पूरे विश्व में अगर भारत की स्थिति नंबर 1 पे आई है तो ये प्रधानमंत्री के कारण है। हमारे यंग माइंड्स के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। उनके माइंड में एक स्पार्क आएगा कि हमें जो डायरेक्शन दी गई है, हमें विश्व शांति और विश्व के तरक्की के लिए काम करना है, और हमारे यंग माइंड उस डायरेक्शन में काम करेंगे। नॉर्थ इंडियन होते हुए आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं साउथ इंडिया में आकर के, कितनी परेशानी या कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? मेरा बिलीफ है कि हमारा भारत एक देश है। हम नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमारे को किस दिशा में कार्य करना है, और वो दिशा मेरे लिए है एक एजुकेशन को बढ़ावा देना, और मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं आई है। तो ये थे गुरमीत सिंह जो कुलपति हैं गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के, और इनका साफ मानना है कि कल जो प्रधानमंत्री का दौरा होगा वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा, और 36वां जो कॉन्वोकेशन होगा इस इंस्टीट्यूट का वो भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा। कैमरामैन जयशंकर के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। और डिंडीगुल से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक। कुमार, कितनी रोमांचक और साथ ही साथ उत्साह बढ़ाने वाली बात है कि मार्टिन लूथर किंग खुद यहाँ पर गांधीवादी विचारों से प्रेरित होने के लिए आए थे। तो आज का दिन कहीं ना कहीं इस संस्थान के लिए, वहाँ के छात्रों के लिए काफ़ी अहम, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद छात्रों के साथ संवाद करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम उत्तर भारत में हैं, उत्तर भारत की बात हम करते हैं, मीडिया में भी आप देखते हैं कि उत्तर भारत की चर्चा ज्यादा होती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री की लुकिस जो नीति थी नॉर्थ ईस्ट के बारे में, हमारा जो चाहे 2014 के पहले की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट एक तरह से उपेक्षित था, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम में प्रधानमंत्री ने लाया, और आज उसी के देने के आप चाहे नागालैंड की बात करें, चाहे मणिपुर की बात करें, चाहे त्रिपुरा की बात करें, रेल कनेक्टिविटी की बात करें, या मुख्य धारा में शामिल करने की जो एक अभियान चलाया गया है वो अपने आप में अकल्पनीय है। अगर आप दक्षिण भारत की इस जगह में आप जहां पर हम हैं, ये इंस्टीट्यूट आप समझे कि कई एकड़ में फैला हुआ है, और इसके बारे में जब हमने जानने की कोशिश की तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स निकलकर सामने आए कि जो अपने आप में एक अनूठा यूनिवर्सिटी है। जो रूरल डेवलपमेंट भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके द्वारा ये संचालित है, और यहाँ पर हर साल हजारों लड़के पास आउट होते हैं और अच्छे अच्छे जगहों पे हैं, और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से विकास का पैमाना रखा जाए वो यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और यही कारण है कि दक्षिण भारत के विभिन्न ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें, सरकारी पदों की अगर हम बात करें, तो यहाँ से जो इंस्टीट्यूशन से जो निकल के बच्चे पास आउट हुए हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, रिसर्च में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अपने आप में आज का दिन ऐतिहासिक उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए है जो सीधा वो प्रधानमंत्री कन्वोकेशन को संबोधित करेंगे और डिग्रियां प्रदान करेंगे। लगभग 2300 से भी अधिक विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। चूंकि 2 सालों से कोविड काल के कारण कन्वोकेशन नहीं हो पाया था, तो आज का जो कन्वोकेशन होगा अपने आप में ऐतिहासिक होगा, और छात्रों में गजब का उत्साह है। अगर आप देखेंगे, आपने चर्चा किया मार्टिन लूथर किंग के बारे में, मार्टिन लूथर किंग के बारे में हमने भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आकर 3 दिन तक महात्मा गांधी संग्रहालय में वो रहे, और उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन किया कि किस तरीके से नॉन वायलेंस का हथियार लेकर महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स को भगाया, देश को आजादी दिलवाया, और पूरे विश्व में एक तरह से महात्मा गांधी अहिंसा और शांति दूत के प्रतीक हैं। और मार्टिन लूथर किंग जैसे इतने बड़े श्वेत नेता इस जगह पे आके रहे, 2-3 दिन तक रहे और महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने जाना। तो ये जगह अपने आप में ऐतिहासिक है। और प्रधानमंत्री का दौरा जब यहाँ प्रधानमंत्री लगभग 3 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, सारी तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। छात्र से लेकर के जितने भी इंस्टीट्यूशन के जो लोग हैं, प्रोफेसर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, सारे के सारे उस पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री आकर के कन्वोकेशन को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, और क्योंकि हम यहाँ पे गांधीवादी विचारों की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात आपने की कुमार, तो खास तौर पर युवाओं तक ये संदेश पहुंचाना कि आज भी गांधीवादी विचार प्रासंगिक हैं, उस लिहाज से भी आज का ये संबोधन, और खुद भी गांधीवादी विचारधारा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को प्रधानमंत्री। काफी अहम आज का दिन।
बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम बात करें, मैंने बहुत सारी स्टोरी या डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई। जब मैं चंपारण में गया और चंपारण में जाकर महात्मा गांधी के बारे में जब जानना चाहा या जानने की कोशिश की, तो लगा कि चंपारण के बिना गांधी जी अधूरे थे और गांधी जी के बिना चंपारण अधूरा था। चाहे भितहरवा की बात करें, जहां पर आश्रय में महात्मा गांधी ने महीनों गुजारा था कस्तूरबा गांधी के साथ और लोगों में आजादी के लिए अलग जगाई थी। चाहे हम पूर्वी चंपारण की हम बात करें, नील की खेती के खिलाफ, जो नील की खेती का जो अंग्रेजों ने एक शोषण का हथियार बना रखा था, उस शोषण के खिलाफ महात्मा गांधी ने आवाज उठाया और चंपारण में ही उनको महात्मा की उपाधि दी गई। तो उसी तरीके से हम साबरमती आश्रम में जाते हैं तो वहां महात्मा गांधी से जुड़े अनेक तथ्यों से हमें रूबरू होना पड़ता है। लेकिन दक्षिण के इस राज्य में, दक्षिण की इस जगह में हम महात्मा गांधी ने जो यहाँ पर कार्य किया, लोगों के बीच आजादी के संदेश को फैलाया, अहिंसात्मक तौर पे लोगों को ये सिखाया कि किस तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है। और ये जो संग्रहालय गांधी संग्रहालय यहाँ पर स्थित है, उसमें आपको ऐसे ऐसे दुर्लभ फोटोग्राफ्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे दुर्लभ कलाकृतियां मिलेंगी, जिससे आपको लगेगा कि गांधी जी के बारे में अभी हमें और कुछ जानना बाकी है। बिल्कुल, बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ आज के संबोधन से भी निकलकर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अभी आपसे आगे भी इस पर अपडेट लेते रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री कल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 2 दिवसीय दौरा है दक्षिण भारत का। प्रधानमंत्री 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वह 6 लेन की ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे के आंध्र प्रदेश खंड की आधारशिला रखेंगे। इसे 3,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यह आर्थिक गलियारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के औद्योगिक नोड से लेकर विशाखापट्टनम बंदरगाह और चेन्नई कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच तेजी से संपर्क प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम में कॉन्वेंट जंक्शन से शीलानगर जंक्शन तक का एक समर्पित पोर्ट रोड जो है उसकी आधारशिला रखेंगे। पीएम आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी की यू फील्ड ऑनशोर डीप वाटर ब्लॉक परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे 2,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। ये पुनर्विकसित स्टेशन प्रतिदिन 75,000 यात्रियों को सेवाएं देगा और आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर यात्री अनुभव में सुधार करेगा। पीएम विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन की आधारशिला भी रखेंगे। आधुनिकीकरण के बाद इस फिशिंग हार्बर की हैंडलिंग क्षमता जो है वो 150 टन प्रतिदिन से दोगुनी होकर लगभग 300 टन प्रतिदिन हो जाएगी। नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट की प्रतिमा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अनावरण करेंगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार किसी शहर के संस्थापक की ये पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। इसे समृद्धि की मूर्ति कहा जाता है और बेंगलुरु के विकास की दिशा में शहर के संस्थापक कैंपेगौड़ा के योगदान को मनाने के लिए इसे बनाया गया। इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता आयशा खानम ने। बार जब आपकी फ्लाइट बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होगी तो आपकी नजर जरूर इस विशाल मूर्ति पर पड़ेगी। यह है नाड प्रभु केंपेगौड़ा की मूर्ति, 108 फीट ऊंची मूर्ति जो आज विश्व रिकॉर्ड है, जो विश्व भर में किसी भी शहर के संस्थापक को डेडिकेट की गई ये इस तरह की विशाल मूर्ति। केंपेगौड़ा जो बेंगलोर के संस्थापक माने जाते हैं और उन्होंने बेंगलोर का एक सपना देखा था, एक शहर बसाने का सपना देखा था और अपनी नजर से देखा जाए तो उन्होंने शहर की जो प्लानिंग की थी तमाम योजनाओं को ध्यान में रखते हुए वो आज भी शहर के कई कोनों में नजर आती है। ये मूर्ति जो पीतल की है करीब 220 टन भारी है और केंपेगौड़ा के हाथ में जो तलवार है ये करीब 4 टन की तलवार है और इस मूर्ति को भी बनाने वाले शख्स वही हैं जो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जिन्होंने बनाई है, उन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। तो ये मूर्ति हमेशा याद दिलाएगी स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के जरिए कि कैसे बेंगलोर एक समृद्धि और विकासशील शहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ठीक उसी विजन और उसी प्लानिंग को लेकर शहर के विकास की योजनाएं बनाते हैं और बेंगलोर के लोगों के लिए ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। केंपेगौड़ा जिसे नाड प्रभु कहते हैं कर्नाटक के लोग,
तो जिस ऊंचाई से ये मूर्ति एक संदेश भेजेगी पूरे विश्व में कि बेंगलोर शहर विकासशील और एक समृद्धि की ओर बढ़ता हुआ शहर है। तो जो फौलादी इरादे केम्पेगौड़ा रखते थे, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं फौलादी इरादों के साथ विकास की लहर पूरे दक्षिण भारत में और खासकर कर्नाटक और बेंगलोर शहर में ला रहे हैं। और कर्नाटक के लोग इस बात को लेकर काफी गर्व महसूस करते हैं कि आखिरकार केम्पेगौड़ा की ये मूर्ति बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर्षण का केंद्र बनेगी। कैमरामैन लोकनाथ के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बेंगलोर। और आयशा ही जुड़ गई हैं हमारे साथ बेंगलुरु से। तो आयशा, अगर हम केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल 2 की बात करें तो गार्डन सिटी जो बेंगलुरु की है उसकी तर्ज पर इसे बनाया गया है। खासतौर पर जब हम बात करते हैं, अत्याधुनिक सुविधाएं तो हैं ही, लेकिन संस्कृति की झलक भी T2 टर्मिनल में देखने को मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल। T2 टर्मिनल बहुत ही नायाब तरीके से डिजाइन किया गया है और बहुत ही अत्याधुनिक बनाया गया है। और ये टर्मिनल जो है वर्ल्ड क्लास टर्मिनल में शामिल होने जा रहा है। तो देखा जाए तो टेक्नोलॉजी एक तरफ टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हुआ है, तो दूसरी तरफ हरियाली यानी ग्रीन और सस्टेनेबल एनर्जी को ज्यादा तवज्जो दी गई है। इस टर्मिनल पर पूरी तरह से सोलर पावर का इस्तेमाल हुआ है और ये टर्मिनल वॉक इन द गार्डन के नाम से अब जाना जाएगा। यानी बेंगलोर शहर पहले से ही एक गार्डन सिटी नाम से जाना जाता था और फिर बाद में IT सिटी बन गया। तो अब दोबारा बेंगलोर सिटी का वो टैग है, जो गार्डन सिटी का टैग है, वो ये टर्मिनल उसे दोबारा से रिप्रेजेंट करेगा। तो इस टर्मिनल में जो सुविधाएं हैं वो काफी अत्याधुनिक है। इस टर्मिनल में 95 चेक-इन काउंटर्स हैं, क्योंकि ये T2 टर्मिनल अब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट और अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स की मांग पूरी करेगा। तो जाहिर है अब इस टर्मिनल को पूरे शहर के अलग अलग कोनों से अलग अलग हिस्सों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर कई योजनाएं, खासकर मेट्रो रेल, हाइपर रेल लिंक और सब अर्बन ट्रेन T2 टर्मिनल से जुड़ जाएंगी। तो एयरपोर्ट से शहर आने तक का सफर स्मूथ रहे और सफर में कोई अड़चन ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। तो खासकर देखा जाए तो ये सेकेंड फेज जो एक्सपेंशन था बेंगलोर के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि बेंगलोर पिछले कुछ सालों से जिस तेजी से बढ़ रहा है, जिस तेजी से बेंगलोर में इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ रही है और कुछ हद तक शहर का बुनियादी ढांचा जो है दबाव में रहा। तो अब ये टर्मिनल उस मांग को पूरी करेगा। तो अब केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो सेकेंड रनवे है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट लैंड हो सकती हैं। दिसंबर के अंत से इस टर्मिनल पर आवाजाही शुरू हो जाएगी और तब तक बेंगलोर के लोग दूसरी जगह से आने वाले लोगों को इंतजार करना होगा, क्योंकि लोग बेहद उत्सुकता और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आयशा, जो बिल्कुल, और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और अभी हम कुछ ही देर में देखेंगे जब प्रधानमंत्री इसको इनॉग्रेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के जो तमाम यात्री हैं उनको संभालने की क्षमता के साथ साथ चेक इन के इमिग्रेशन काउंटर्स का बढ़ना, ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि ये किसी विदेशी एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा। लेकिन क्योंकि ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर का सबसे सशक्त और बेहतरीन उदाहरण है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस एयरपोर्ट की टर्मिनल टर्मिनल की खासियत यही है कि जो इस टर्मिनल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो तमाम मेक इन इंडिया के जो अलग अलग फेजेस हैं उसे दर्शाते हैं। और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है करीब 15 साल पुराना एयरपोर्ट है। तो 15 साल में इस टर्मिनल की मांग, अगर इतने बड़े टर्मिनल की मांग अगर बढ़ी है तो जाहिर है आप अंदाजा लगा सकते हो कि करीब 5 करोड़ पैसेंजर जो है इस टर्मिनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टर्मिनल पर करीब 80 से ज्यादा फ्लाइट जो है हर रोज लैंडिंग और टेक ऑफ करती हैं। तो ऐसे में ये टर्मिनल, इस टर्मिनल की मांग जो है बढ़ती रही और रनवे हालांकि पहले से तैयार हो चुका था और उसके बाद ये टर्मिनल डिजाइन किया गया है। गौर करने वाली बात यह कि ये T2 टर्मिनल का पहला फेज है। इसका दूसरा फेज भी आने वाले दिनों में पूरा होने वाला है। ये साल 2019 में एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार ने मिलकर
योजना रखी थी और अब आज ये सपना पूरा होने जा रहा है। तो बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर T2 टर्मिनल और केम्पेगौड़ा की जो मूर्ति है, जो उनकी प्रतिमा है, ये दोनों नायाब चीजें जो है बैंगलोर के एक ग्लोरियस बैंगलोर का अध्याय है, उसमें एक नया चैप्टर जोड़ने जा रहे हैं। तो इस समय प्रधानमंत्री कुछ समय अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने आएंगे, यहाँ पर केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण करेंगे और इसके बाद इस मूर्ति का नाम ही स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि स्टैच्यू के नाम से जाना जाएगा। तो बैंगलोर शुरू से ही एक विकासशील शहर है और बैंगलोर एक एजुकेशन हब, IT हब और स्टार्टअप हब होने के नाते बैंगलोर में इंफ्रास्ट्रक्चर और जो T2 टर्मिनल की मांग थी वो अब लोगों के लिए ये मांग अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो केम्पेगौड़ा की मूर्ति है, केम्पेगौड़ा ने जिस तरह से बैंगलोर को डिजाइन किया था करीब 400 साल पहले, और उन्होंने शहर के कोने कोने में अलग अलग तरह की अलग अलग स्टाइल से आर्किटेक्चर को अंजाम दिया था। उसके बाद बैंगलोर 20वीं सदी के बाद बैंगलोर की जो ग्रोथ है वो कई गुना बढ़ गई है। और साथ ही साथ क्योंकि हम सिटी ने एक ग्लोबल बैंगलोर में IT उद्योग के चलते बैंगलोर एक ग्लोबल सिटी बनकर उभरा है। बिल्कुल, और इसीलिए भविष्य में जो बेंगलुरु मेट्रो है, बस सेवाएं हैं, टैक्सी सर्विसेज है, उन सभी अन्य साधनों को इस एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा ताकि ये एक इंटरचेंज के रूप में काम करे, क्योंकि सीधा फ्लाइट से उतरने के बाद आपको एक परिवहन कोई भी परिवहन चाहिए होता है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, और अगर इसी तरह की तमाम सुविधाएं अंडर वन रूफ आपको मिलती हैं तो उससे ज्यादा सुगम यात्रा का अनुभव किसी भी यात्री के लिए नहीं हो सकता। जी हाँ, बिल्कुल, ये बेसिक मांग रहती है किसी भी यात्री के लिए। तो ऐसे इसको देखते हुए बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तैयार किया गया है। बैंगलोर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी जो है सब अर्बन रेल के जरिए होगी और सब अर्बन रेलवे के प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंगलोर में करीब 4 महीने पहले यहाँ पर आगाज किया था। 33,000 करोड़ की प्रोजेक्ट का आगाज किया था उन्होंने। और जो सब अर्बन रेल है बैंगलोर की लंबे समय से मांग है, जिससे बैंगलोर शहर पहले तो 8 किलोमीटर के दायरे में था, यानी बैंगलोर का जो डायमीटर अगर विधानसभा से देखा जाए तो महज 8 किलोमीटर का दायरा था, और अब अगर विधानसभा से हम सेंटर दायरा देखते हैं तो बैंगलोर करीब 60 किलोमीटर की दूरी तक बढ़ चुका है। यानी कई सबअर्बन छोटे छोटे जो सबअर्बन रेजिडेंशियल एरियाज बने हैं, इसके लिए सबअर्बन रेल की जरूरत और मेट्रो रेल की जरूरत पड़ने लगी। तो ऐसे में इस समय बैंगलोर जो है कई अलग अलग बैंगलोर के रीजन में मेट्रो रेल की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अब इसे एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी देने के बाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी बस, रेल, सबअर्बन रेल, हाइपर रेल लिंक की तमाम चीजें जो है ये तस्वीरें इस बात को बिल्कुल ये तस्वीरें इस बात को बयां करती हैं कि कनेक्टिविटी के लिहाज से यात्रा के अनुभव को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए ये एयरपोर्ट अपने आप में कई और राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में होगा। हमारे साथ आप बनी रहिएगा आयशा, हमारे साथ अभिषेक सिंह भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, जब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, हम बात करते हैं बेंगलुरु की, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, अभी हाल ही में जो इन्वेस्टर मीट हुआ था उसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि पूरा विश्व कर्नाटक को देख रहा है। जिस तरह से आज यहाँ पर वंदे भारत की अगर बात की जाए, जिसे हरी झंडी दिखाई गई है, गौरव गाथा के अंतर्गत उस काशी दर्शन वाली ट्रेन जिसे हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई, चाहे हम केम्पेगौड़ा के T2 टर्मिनल का जिक्र करें, हम बात करें नाथ प्रभु की इस 108 फीट ऊंची प्रतिमा को लेकर, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि राज्य प्रगति की राह पर चला हुआ है और यहाँ पर निवेश के लिए असीम संभावनाएं जो तमाम निवेशक हैं पूरे विश्व से उनके लिए। बिल्कुल, देखिए आंचल, अगर हम बात करें पूरे कर्नाटक की बात करें तो आप बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। आप अगर मैसूर की बात करें तो मैसूर को स्टार्टअप का हब कहा जाता है, स्टार्टअप के लिए मैसूर को जाना जाता है। वहीं अगर हम चेन्नई की बात करें तो इंडस्ट्री के लिए जो बड़े व्यवसाय हैं या फिर औद्योगिक शहर के तौर पे देखा जा सकता है। तो एक कनेक्टिविटी किसी भी जगह के ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी चीज है, चाहे तमिलनाडु की बात करें या कर्नाटक की बात करें। खासतौर पे कर्नाटक में
वंदे भारत साउथ की पहली वंदे भारत ट्रेन है ये। अगर हम देखें तो आईपीएफ फैक्ट्री में इसे बनाया गया चेन्नई में, लेकिन जो चारों वंदे भारत ट्रेन चल रही है वो देश के अन्य हिस्सों में चल रही है। साउथ में जो है ये पहले वंदे भारत ट्रेन की प्रधानमंत्री ने आज हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी के कारण जो ग्रोथ यहाँ पर आप आने वाले समय में देखेंगे। हालांकि पहले से ही काफी डेवलप शहर है, चेन्नई की बात करें, मैसूर की बात करें या फिर बेंगलोर की बात करें, लेकिन जो एक जरूरत थी कि आप हवाई कनेक्टिविटी के साथ साथ सड़क कनेक्टिविटी भी हो और साथ साथ रेल कनेक्टिविटी भी हो और एक रफ्तार में हो, वो रफ्तार शायद आज मिली है। बेंगलोर की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, ये रफ्तार आज प्रधानमंत्री ने इस रफ्तार की सौगात दी है पूरे कर्नाटक को। और ये ट्रेन जब मैसूर से होकर, बेंगलोर से होकर के चेन्नई के बीच चलेगी तो आप ये समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है 180 किलोमीटर की रफ्तार पर परखा जा चुका है। 160 किलोमीटर इसका जो एवरेज रखा गया, तो लोगों को कितने कम समय में अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकेंगे। खास तौर पे जो व्यवसायी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन लोगों के लिए काफी बड़ी सौगात होगी। स्टूडेंट्स है, आप देखेंगे आईटी हब है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है जो इंटर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी थी। बिल्कुल, यही कनेक्टिविटी जो है वो कैसे आर्थिक प्रगति के रूप में राज्यों के लिए काम करती है, इसी का जिक्र हम कर रहे थे। अभिषेक, आपको वापस आऊंगी। आयशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयशा, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन तमाम विभिन्न केंद्र बिंदुओं को लेकर जिसकी वजह से T2 टर्मिनल अपने आप में और राज्यों के लिए भी उदाहरण होगा। अगर हम यहाँ पे शीर्ष ब्रांड्स की बात करें, अभी तो पहला चरण है, दूसरे चरण में तमाम होटल्स को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। वहीं बैगेज बेल्ट क्षेत्र है, आगमन हॉल है, जिसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जहां बड़ी बड़ी वीडियो वॉल्स के माध्यम से आपके गंतव्य को और सहज और सुविधापूर्ण बनाने के लिए, ताकि आप फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस है वो आप ले पाए वर्ल्ड क्लास तरीके से। आयशा, बैंगलोर को जब बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब तैयार हुआ था तो उसकी इरादे के साथ तैयार किया गया था कि यहाँ पर तमाम सुविधाएं और तमाम जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इस शहर में उसे इसके साथ इंटीग्रेट किया जाए। तो ये एयरपोर्ट जो है, ये टर्मिनल जो है, यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए आप चेक इन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर 95 चेक इन काउंटर्स है, यानी 95 चेक इन काउंटर्स काफी होते हैं करीब जो 5 करोड़ लोग जो ट्रैवल करेंगे, जो पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे, उनके इस्तेमाल के लिए। तो ये जो है आसानी, जो एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और स्मूथ लैंडिंग जो यहाँ आने वाले पैसेंजर्स के लिए होगी, वो एक अपने आप में अत्याधुनिक अपना एक्सपीरियंस होगा। और एयरपोर्ट को जो कल्चरल लुक दिया गया है, एयरपोर्ट के अंदर नवरसा स्टाइल में जो कल्चरल लुक दिया गया है, कर्नाटक का कल्चरल हेरिटेज जो दर्शाया गया है, ये यहाँ आने वाले लोगों में टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ लोगों में दिलचस्पी बढ़ेगी। और इस एयरपोर्ट से ही लोग ये टूरिज्म इंडस्ट्री, जो कर्नाटक की टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो कर्नाटक में पिछले कुछ समय से जो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनसे खासकर एरोस्पेस इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कुछ ही दूर पर एरोस्पेस पार्क तैयार हो रहा है। तो ऐसी सूरत में बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल बहुत ही अहमियत रखता है। ये एक लिंक बनेगा बैंगलोर के विकास के लिए और बैंगलोर आने वाले यात्रियों के लिए। बिल्कुल, हम हमेशा से मानते हैं कि विकास को पर्यावरण के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए। इसलिए अगर हम बेंगलुरु एयरपोर्ट की बात की जाए तो 100% अक्षय ऊर्जा का उपयोग किया गया। ये अपने आप में बेहद अहम केंद्र बिंदु है T2 टर्मिनल का। और खास तौर पे ये जो हम देख पा रहे हैं हरित क्रांति, किस तरह से एक उद्यान, एक गार्डन में टहलने का हमें अवसर मिलेगा जब हम T2 टर्मिनल पर पहुंचेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आंचल, बैंगलोर शहर ग्रीन सिटी माना जाता है, गार्डन सिटी माना जाता है। इसी थीम को ध्यान में रखा गया है। और इस एयरपोर्ट टर्मिनल को जब डिजाइन किया गया तो उस समय यूएस की एक एजेंसी ने इसे बैंगलोर के इस थीम के साथ इंटीग्रेट किया है, इसे जोड़ दिया है। बैंगलोर का जो पहला T1 टर्मिनल है वो भी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, यानी वो एक शहर में, यानी हरियाली भरे एक गांव में इसे फाउंडेशन स्टोन रखने के बाद तैयार किया गया। तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट
माना जाता है। तो अब T2 टर्मिनल पर भी इसी तरह की जो सस्टेनेबल एनर्जी है उसका भरपूर इस्तेमाल है और पूरी तरह से सोलर और क्योंकि इस तरह का वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस वहाँ के लोगों को मिलने वाला है आयशा, तो किस तरह का उत्साह वहाँ पर आप देख पा रही हैं लोगों में। हमने देखा था जब प्रधानमंत्री अभी निकले थे तो देखिए किस तरह से लोग उनका अभिवादन कर रहे थे और प्रधानमंत्री भी इसी अनुभव, इसी भावनात्मक कनेक्शन से अभिभूत होते हुए। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जब भी बैंगलोर आते हैं वो बैंगलोर को एक वाइब्रेंट सिटी कहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री गुजरात को वाइब्रेंट सिटी कहते हैं, अब बैंगलोर को भी वाइब्रेंट सिटी के तौर पर एड्रेस करते हैं। हमेशा जब भी उनका भाषण होता है, पिछली बार भी जब उन्होंने यहाँ पर लोगों को संबोधित किया था बैंगलोर, और बैंगलोर में उन्होंने बैंगलोर की युवा शक्ति को संबोधित किया था, क्योंकि बैंगलोर में जो युवा शक्ति है, जो कॉस्मोपॉलिटन क्राउड है, उन्हें संबोधित किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि बैंगलोर का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए यह युवा शक्ति जो है वो रिसोर्स कैपिटल है और इनके लिए सुविधाएं देना, इनके लिए शहर को एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाना केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार के जो इरादे हैं बैंगलोर शहर उस पर पूरा उतरता है। तो ऐसी सूरत में प्रधानमंत्री भी इस शहर से ज्यादा लगाव रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी बढ़ाकर, शहर की कनेक्टिविटी बढ़ाकर लोगों को एक ईज ऑफ लिविंग का एहसास जो है, प्रधानमंत्री का विजन रहा है ईज ऑफ लिविंग हर शहर में। तो बैंगलोर शहर में ईज ऑफ लिविंग का जो बैंगलोर शहर के लोग, हालांकि उन्हें शुरू से इस बात की आदत है ईज ऑफ लिविंग की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई प्रोजेक्ट का आगाज बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल आयशा, इसीलिए शायद जब हम कर्नाटक में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करते हैं, तो लगातार वहाँ की राज्य सरकार कह रही है कि किस तरह से केंद्र सरकार ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए और इन कदमों की बानगी हम आज देख पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमेशा से कर्नाटक सरकार और केंद्र सरकार का जो तालमेल रहा है और कर्नाटक सरकार जिस तरह से केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू करती रही है, तो कर्नाटक एक ऐसा शहर है जो प्रधानमंत्री के जो एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा उतरता है। ऐसी कई स्कीम्स है जो कर्नाटक ने, केंद्र सरकार ने लागू की थी और कर्नाटक पहला राज्य बना। कई किसान सम्मान योजना हो, गति शक्ति स्कीम हो या फिर मुद्रा योजना हो, इन तमाम योजनाओं में कर्नाटक में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया गया, दूर दराज के लोगों तक, गांव तक पहुंचाया गया। तो खास बात ये भी है कि प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि डबल इंजन सरकार, यानी जब केंद्र सरकार कुछ योजना बनाती है तो उसे आगे ले जाने के लिए कर्नाटक की सरकार मिलकर प्रधानमंत्री के कदम से कदम मिलाकर काम करती। तो ऐसे में प्रधानमंत्री सरकार के मुद्दे पर जोर देते रहे हैं, तो ये खुलकर सामने आता है। हालांकि पिछले कुछ समय से बारिश के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ दबाव नजर आया था कर्नाटक में और बैंगलोर में, लेकिन खास बात ये है कि बैंगलोर में कई इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है ग्राउंड लेवल पर, जिसकी वजह से कई सिविल वर्क जारी है और यही खास वजह थी कि कुछ इलाकों में पानी भरा था। लेकिन कर्नाटक सरकार ने तुरंत इस पूरे मामले को एड्रेस किया और कर्नाटक सरकार ने बैंगलोर के कई इलाकों के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे फिक्स करने की तैयारी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछली बार सबअर्बन रेलवे और साथ ही आयशा, क्योंकि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें हमने अभी अपने दर्शकों को हम ये दिखा रहे हैं डीडी न्यूज़ के माध्यम से, जहाँ डोमेस्टिक डिपार्चर भी है, साथ ही साथ एक वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देखिए, यहाँ पर एक हिस्टोरिक मोमेंट यानी कि एक ऐतिहासिक क्षण बताया गया है कर्नाटक की जनता के लिए, हम देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो एयरपोर्ट है जिसे वर्ल्ड क्लास तकनीक से स्वदेशी तरीके से तैयार किया गया है, ये अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। दक्षिण भारत में बैंगलोर ने शुरुआत की है, तो ये दूसरे राज्यों में, खासकर दक्षिण भारत में बैंगलोर एक गेटवे फॉर डेवलपमेंट साबित हो सकता है। क्योंकि आपने बात की इतिहास की और दूसरी तरफ T2 टर्मिनल, देखिए बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज इतिहास और
आधुनिकता का मेल होने जा रहा है। यानी इतिहास वो है कि केम्पेगौड़ा की स्टैच्यू, जो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, केम्पेगौड़ा आज स्टैच्यू के जरिए एक संदेश पहुंचा रहे हैं कि कैसे बैंगलोर, जो केम्पेगौड़ा की सपनों का शहर था। खास बात ये रही कि केम्पेगौड़ा खुद एक आर्किटेक्ट थे और उन्होंने बैंगलोर की जो प्लानिंग की थी बहुत ही नायाब तरीके से की थी। हमें बताया गया कि केम्पेगौड़ा ने जब बैंगलोर को बसाने की तैयारी की, यलहंका से उन्होंने अपनी शुरुआत की, तो उन्होंने एक एक क्षेत्र को ऐसे चुना जहां पर इन क्षेत्रों में लोगों के व्यवसाय के आधार पर लोग उस क्षेत्र में रहे। अगर किसी एक क्षेत्र में लोग चावल बेचने का व्यवसाय करते थे तो उस क्षेत्र को अक्कीपेट नाम दिया गया। किसी क्षेत्र में लोग चूड़ियों का व्यापार करते तो उस क्षेत्र में उस क्षेत्र का नाम बालेपेट रखा गया। यानी लोगों के प्रोफेशन के हिसाब से उन्होंने शहर को डिवाइड किया और शहर के कई हिस्सों में आज भी ये इतिहास नजर आता है। और केम्पेगौड़ा की जो प्लानिंग रही, खासकर लेक को लेकर, बैंगलोर लेक का शहर रहा, लेक सिटी रहा। और अफसोस की बात है कि कुछ समय पहले तक लेक को नेग्लेक्ट किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार में अमृत योजना का आगाज किया। इसके बाद से कई लेक जो है उन्हें रिजुविनेट करने की प्रक्रिया शुरू हुई। वही लेक को दोबारा और ये हम किया गया। बिल्कुल, ये तमाम चीजें जो है इतिहास का हिस्सा है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ चलेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केम्पेगौड़ा के स्टैच्यू के अनावरण से ये संदेश देना चाहेंगे कि केम्पेगौड़ा ने जिस ड्रीम सिटी का फाउंडेशन रखा था, इसे आगे ले जाने के लिए केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार मिलकर उसे दोबारा से रीडिफाइन करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, एक बात और भी है आयशा, क्योंकि आप तो वहां पर मौजूद है, मैं पीछे शोर सुन पा रही हूँ, ये उत्साह, ये रोमांच इस बात की तरफ इशारा करता है कि खुशी के साथ साथ ये विकास की लहर को लेकर एक कहीं ना कहीं उत्साह भी है, रोमांच भी है। लेकिन जिस आर्टिकुलेटेड तरीके से इंजीनियरिंग नमूने के तौर पर इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है, दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, आपके पास राशि मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको आगे बढ़ाना है, लेकिन वो सोच जिसका जिक्र आप कर रही थी, जो केम्पेगौड़ा के दूरदर्शी दिमाग में था, उसको कहीं ना कहीं एक उसकी तस्वीर जो है वो साझा तो सरकार द्वारा की गई, केंद्र सरकार ने जब मदद पहुंचाई राज्य सरकार को। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब अत्याधुनिक हालात में अब जो बैंगलोर ने जिस तरह से विकास किया, बैंगलोर की ग्रोथ में, जैसे कि मैंने बताया, बैंगलोर 8 किलोमीटर के दायरे का एक छोटा सा शहर था जो आज 60-65 किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। तो ऐसे में एयरपोर्ट सबसे अहम जरूरत होती है किसी भी बड़े शहर के, किसी भी बढ़ते हुए शहर के लिए। और ये T2 टर्मिनल आज एक लिंक, एक कड़ी बनकर इतिहास और आधुनिकता के बीच एक कड़ी बनकर उभर रहा है, जिसके जरिए यहाँ आने वाले लोगों के लिए, यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए एक नया अनुभव, एक नया एहसास देगा और इस शहर को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक और ऊंचाई का मुकाम देगा। तो इस एयरपोर्ट पर आने वाले तमाम यात्री इस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब वो इस एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और खुद अपने आप से एहसास करेंगे कि कैसे बैंगलोर शहर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहती हूँ कि जो ये उन लोगों के लिए तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ही जिनकी फ्लाइट्स यहाँ से डिपार्चर होंगी। तस्वीरें देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री की, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री को वहाँ की जनता ने बहुत प्यार के साथ अपनी इन भावों के साथ उनका स्वागत किया, प्रधानमंत्री भी अभिभूत होते हुए। आयशा, ये उन लोगों के लिए तो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस होगा ही जिनकी फ्लाइट्स वहाँ से डिपार्चर होंगी या आएंगी, लेकिन क्या आम जनता भी उस एयरपोर्ट को देखने के लिए जा सकती है? क्या उसको लेकर कोई टिकट है या जाने के लिए किस तरह की प्रक्रिया प्रणाली का उपयोग किया जाएगा आम जनता द्वारा? देखिए, आम जनता को कुछ दिनों तक और इंतजार करना होगा। हालांकि T1 टर्मिनल से ज्यादा दूर नहीं है ये T2 टर्मिनल, लेकिन क्योंकि अभी कुछ फाइनल टचेस बाकी हैं, तो दिसंबर से ये टर्मिनल पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जहां से हर कोई इस टर्मिनल को इस्तेमाल कर सकता है। तो शुरुआत में इस टर्मिनल पर आने के लिए कोई रोक टोक नहीं रहेगी। हालांकि इस समय बैंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर T1 टर्मिनल पर यूजर डेवलपमेंट फी टिकट के साथ जोड़ी जाती है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है
कि T2 टर्मिनल पर क्या यूजर डेवलपमेंट फी लगाई जाएगी या फिर विजिटर्स फी लगाई जाएगी। लेकिन ये टर्मिनल जो है खुद ब खुद एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर बनकर तैयार हुआ है और लोग इसका बेसब्री इस टर्मिनल को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल दिसंबर तक इस टर्मिनल पर शायद जाने से उन्हें रोका जाएगा, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा और उसके बाद से ये टर्मिनल सबके लिए एक्सेसिबल होगा। जी आयशा, ये तो पहला चरण है। दूसरे चरण की अगर हम बात करें, उसके अंदर और क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं और कितनी जल्दी उस चरण को पूरा करके ये जो हम वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस T2 टर्मिनल को लेकर देख रहे हैं और अधिक सशक्त और मजबूत होता हुआ, कब तक पूरा हो पाएगा दूसरा चरण? दूसरा चरण के लिए साल 2025 की डेडलाइन दी गई थी और इस चरण का भी काम जारी है और ये प्रोजेक्ट भी इस समय जारी है। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता T2 टर्मिनल को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए जोर दिया जा रहा है, ये प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। और जब रनवे सेकेंड रनवे जो बैंगलोर एयरपोर्ट का तैयार है तो अब यहाँ पर ज्यादा फ्लाइट की लैंडिंग होगी। देखिए, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पर बड़ी से बड़ी फ्लाइट जैसे एयरबस और दूसरी बड़ी फ्लाइट लैंड कर सकती हैं और इस एयरपोर्ट पर अब ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट के लैंड करने की सुविधाएं होंगी। और ये टर्मिनल जो है यहाँ आने वाले तमाम यात्रियों के लिए एक सौगात बनकर साबित होगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये दौरा लोगों के मन में एक छाप छोड़ जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंगलोर को एक T2 टर्मिनल जो अत्याधुनिक टर्मिनल है उसके रूप में बैंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर या बैंगलोर के जो पहले से ही शहर बैंगलोर के फेडर कैप में एक फेडर लगा दी है। तो ये लोगों के लिए एक अच्छा, इसमें एक बात और भी है ना आयशा कि जो वादा किया गया कि इस तरह का एयरपोर्ट बनाया जाएगा जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, अक्षय ऊर्जा से निर्मित होगा, एक ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि ऐसे एयरपोर्ट और नहीं है, लेकिन ये सबसे अलहदा और अलग है। तो कहीं ना कहीं जो वादा किया गया उसे यथार्थ के धरातल पर आकर पूरा भी किया गया। तो ये एक विश्वास बहाली, एक जवाबदेही है सरकार की जो कहीं ना कहीं जनता में खुशी और संतोष की लहर को भी दौड़ाती है। जी बिल्कुल, कल हमने कुछ लोगों से बातचीत की थी और लोग बता रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री जब किसी योजना का ऐलान करते हैं तो प्रधानमंत्री इस योजना पर नजर बनाए रखते हैं। यानी महज इस योजना का उद्घाटन हो गया और उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। तो खुद प्रधानमंत्री ने गति शक्ति योजना के तहत ये तय किया है कि कैसे तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो इंटरलिंक हो और कैसे इनका विकास हो, कैसे इस समय पर डिलीवर किया जाए। तो ये लोगों में इस बात को लेकर काफी गर्व है कि इस काल में जो ये समय पर डिलीवरी